हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, हम लोग सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। CSET स्टूडेंट्स, जी हाँ, ध्यान सुन लीजिएगा। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर जो हम लोग लास्ट चैप्टर है गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस, जी हाँ, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपसे नीति आयोग के बारे में बात किया है और कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। यहां मैं बात करने वाला हूं, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन एक एक स्टूडेंट को एक बात समझ लेनी चाहिए। अगर करियर तुम्हारा कंफर्म्ड है कि सीएसई बनना है या कोई भी प्रोफेशनल बनना है, तो याद रखना बेटा, ये जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को चक्कर लगाने हैं। जी हाँ, बहुत काम पड़ने वाला है इस मिनिस्ट्री के साथ में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है बेटा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ध्यान से सुनना इस बात को। क्या है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? अभी सब समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड में यहां पढ़ रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है, जैसे समझो, इंडिया में ना, इंडिया में कंपनी को रेगुलेट, कंपनी या कॉर्पोरेट की फंक्शनिंग के लिए, समझो कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए, ऐसे समझेंगे, कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए, कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए बेटा लॉज बनाए जाते हैं, है ना। कॉर्पोरेट फंक्शनिंग क्या होता है? लॉज बनाए जाते हैं, मतलब देश में कॉर्पोरेट कैसे वर्क करेगी उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। जैसे सर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बेटा कंपनीज एक्ट 2013 नाम सुना हुआ है, या प्रीवियस एक्ट 1956, जी, कंपनीज एक्ट 1956, या LLP एक्ट 2008, ठीक है, 2008, या फिर बेटा क्या हो सकता है? कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है बेटा। ये डिफरेंट अलग अलग तरह के लॉज हैं जो कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, जी हाँ, कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर की फंक्शनिंग के को गवर्न करने के काम आते हैं। जी हाँ, ठीक है। अब देखो बेटा, ये लॉ तो बन गया। ये लॉ किसने बनाया होगा? लॉ मेकर्स ने। लॉ मेकर्स ने बेटा सेंट्रल लेवल पे लॉ पास करने के लिए पार्लियामेंट में गए होंगे, दोनों हाउसेस प्रेजेंट हुए होंगे, दोनों हाउसेस के अप्रूवल्स मिली होंगी, लेटर ऑन फिर इसको प्रेसिडेंट ने व्हाट असेंट दी होगा, तो लॉ तो बन गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लॉ जो हमने बना दिए हैं, क्या इनकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रही है कंट्री में? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी, मान लेते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो गया, बट क्या वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन साथ में, क्या वो कंपनी लॉ के प्रोविजन साथ में कंपाइल कर रही है, उसे फॉलो कर रही नहीं कर रही है, या क्या क्या कंट्री में जरूरत हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल्स, ध्यान से समझना बेटा, कंट्री में एक इमरजेंसी अराइज हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि सर क्या इमरजेंसी के अंदर फटाफट से वापस से भाग के जाए, नया कानून बनाना शुरू कर दें पार्लियामेंट में बैठ के, या स्टेट लेजिस्लेचर्स बैठ के, या स्टेट असेंबलीज में? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसी सिचुएशन में मिनिस्ट्रीज को, जी हां, उनकी कंसर्न मिनिस्ट्रीज को क्या दिया जाता है? रूल मेकिंग पावर, उसे बोलते हैं डेलीगेशन पावर। ये मैंने अपनी क्लास में आपको समझाया है पहले भी, फिर भी समझ लेते हैं यहां पर वापस से। अच्छा सर, तो रूल मेकिंग पावर भी हम इनको दे देते हैं। अब क्या कर रहा है मिनिस्ट्री देख रहा है कि क्या प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है उन लॉस का। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया आपको, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956 है, LLP एक्ट 2008 है, कंपटीशन एक्ट है। बेटा ये सारे लॉज जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई होते हैं। मतलब कॉर्पोरेट सर क्यों? बेटा कॉर्पोरेट में यहां पे देखो LLP क्या है बेटा, एक LLP क्या है बेटा? कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी है LLP। सबने सुना होगा, नहीं सुना है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ा दूंगा मैं। या अगर मैं बोलूं कॉर्पोरेट के अलावा कंपनी क्या बेटा? कंपनी एक कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट बॉडी भी है। लेकिन ये बात करता है किसकी? पूरे कॉर्पोरेट की। मतलब कंपनी भी कॉर्पोरेट है, LLP भी कॉर्पोरेट है, तो दोनों की फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, एक्चुअली लॉ के साथ कंपाइल कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री होती है। वो कंसर्न मिनिस्ट्री खास तौर से उनके लॉज, अब जैसे यहां पर कंपनीज एक्ट या LLP एक्ट या कंपटीशन एक्ट, बट एग्जांपल समझ में आ रहा है आपको? ये इन एक्ट्स की जिम्मेदारी एक तरीके से कि ये प्रॉपर कंट्री में इनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो गवर्नमेंट का जो की इंस्टीट्यूशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके हमने इसको ऑफिशियली
एसेस किया था, याद रखिएगा, और हमने इवन इसको ऑपरेट करके देखा था, आपको याद होगा। फिर भी आप चाहें तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप देखिए क्लियर, मैं यहाँ कोशिश पूरी कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी मिल सके, इसलिए कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। फिर भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेगा। ओके ठीक है सर, सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, आ गया। अब समझो बेटा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉज की फंक्शंस के लिए, जो कॉर्पोरेट कौन कौन से स्पेसिफिकली उसने बोला, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। क्लियर एकदम? ठीक है सर। अब इसके अलावा बेटा ये इंडिया की 3 ऐसी प्रोफेशनल्स बॉडीज हैं, बहुत नाम अच्छा सुना होगा, इन दोनों बहुत सुन रहे हो और बहुत गॉसिप चलता है आजकल ना, जो मन कर रहा है, जो सी वीडियो कर रहा है, सब बना रहे हैं, सब बनाने दो, खैर सबका काम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बेटा सुपरविजन भी करता है, सुपरविजन करता है 3 ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिनकी वर्किंग्स को भी, क्योंकि वो तीनों प्रोफेशनल बॉडीज जो है ना बेटा, वो खुद अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर। नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये 3 अलग अलग बेटा क्या है? ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं, याद कर लीजिए क्या है ये बेटा? प्रोफेशनल बॉडीज हैं। क्या है? प्रोफेशनल बॉडीज। तो प्रोफेशनल बॉडीज को सुपरवाइज भी करता है कि क्या ये प्रोफेशनल बॉडीज प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं, क्या ये कॉर्पोरेट लॉज में जो कि मिनिस्ट्री की ड्यूटीज हैं, जैसे कंपाइल करवाना विद द कंपनीज एक्ट, क्या ये एक्चुअली बॉडीज प्रॉपर कंसिडरेशन प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही है? तो इनको भी सुपरवाइज करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर एकदम? सिंपल बात है एकदम। ऑलराइट सर। सर इसके अलावा बेटा ऐसे ही इस मिनिस्ट्री के खास 3 ऑफिसेज हैं, याद करो बेटा 3 ऑफिसेज कौन कौन से हैं, अभी याद करते हैं। देखो, एक है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। एक ऑफिस का नाम है बेटा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद करो बेटा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक ऑफिस है इसका जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेटा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, बहुत ध्यान सुनना बेटा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बेसिकली कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है। किस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। बोलिएगा, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या बनाया है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। डिटेल में भी समझाऊंगा, पहले आप याद कर लीजिएगा। सीसीआई जो है बेटा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये भी समझाऊंगा क्या है बेटा। अभी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर एक अथॉरिटी है, बेसिकली ये ऑब्जर्व करती है कमीशन, ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। जी हाँ, सीसीआई स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ऑब्जर्व करती है कि क्या कंट्री में एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं। समझाऊंगा एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस का मतलब समझेगा कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एलिमिनेट करना चाहता है बिजनेस से, मतलब वो चाहता है कि वो भी बिजनेस कर रहा है लेकिन दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में बिजनेस ना करे, उसके लिए वो ऐसी कोई प्रैक्टिसेस कर रहा है जो कि इलीगल है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, वो जानबूझकर अपने प्राइस के, अपने गुड्स के प्राइसेस को बिलो द कॉस्ट सेल कर रहा है, जानबूझ के। मतलब क्या कर रहा है? वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट से कम प्राइस पर सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को। आप कहेंगे सर तो उसको खुद को नुकसान होगा। बेटा क्या होगा? जो नया बेटा कॉम्पिटिटर होगा ना, उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और कुछ टाइम पर जो पुराना कॉम्पिटिटर है वो अपने उसी प्राइसेस के साथ में वापस लौट आएगा। क्या ये एक सही कंपटीशन होगा? इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? आप लोगों पे, जो आप कंज्यूमर्स हैं। सो मैं अभी डिटेल में और समझाऊंगा कि सीसीआई क्या क्या काम करता है। फिर बेटा थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बेसिकली वर्क क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। बेटा क्या करना? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किसमें? कॉर्पोरेट्स के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, लॉस के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड ट्रेनिंग्स। ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये मैं डिटेल में अभी और डिस्कस करता हूं। तो आपको पहले क्या बेसिक चीजें याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में इन 4-5 बातों में से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे। फिर मैं डिटेल में आपको स्टडी करवाता हूं अभी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। ऑलराइट सर, ये क्या करती है? ये कॉर्पोरेट सेक्टर की फंक्शनिंग को देखती है। कॉर्पोरेट सेक्टर की फंक्शनिंग किस किस लॉस के अंदर देखती है? खास तौर से वो स्पेशल कौन कौन से एक्ट है जिसको इसके ऊपर फंक्शनिंग करती है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट 2008 and last one competition act 2002. one more time, companies act
2013 and 1956, फिर LLP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट 2002। सर याद हो गया। फिर ऐसी 3 प्रोफेशनल बॉडीज है जिसको सुपरवाइज करती है, ICAI, ICSI एंड ICAI। ओके, एंड सर इसके 3 ऑफिसर्स हैं। 3 कौन कौन से ऑफिस है बेटा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेकेंड वन इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड द थर्ड वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप यहां तक का बात आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम। अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल में लेके जाता हूं। इतना समझा तो बेटा आपने 50% बात ही खत्म कर दिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना है, ये जिस भी प्रोफेशन में जाओगे, मींस जिस भी इन द सेंस, अगर सीए करते हो, सीएस करते हो, सीडब्ल्यू करते हो, सीएमए बनते हो, जो भी बनते हो आप लोग, तो प्रोफेशनल अगर बनने के बाद ना आपको मिनिस्ट्री के साथ बेटा वर्किंग करनी है। तो डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, आइएगा स्क्रीन पे बेटा। नाउ अंडरस्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा। Ministry is primarily concerned with the administration of Companies Act 2013, the Companies Act 1956, LLP Act 2008, अभी बताए थे, आपको याद कराया था, and allied rules, acts and rules and regulations framed thereunder mainly for regulating the functioning of the corporate sector। अभी बताया था ना, corporate sector की functioning के लिए in accordance with the laws। अभी मैंने आपको एक बात समझाया था बेटा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, एम्स, देखो बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स फ्रेम कर सकती है? आंसर इज यस। मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिएगा कि कंट्री के अंदर इमरजेंसी है, या ये पॉसिबल हर बार नहीं होता है कि लेजिस्लेचर्स किसी सोसाइटी में होने वाले चेंजेस के लिए इमीडिएट से पार्लियामेंट में आए और लॉज बनाना स्टार्ट कर दें, या समझ रहे हैं ना आप, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हर एक सिचुएशन में आ जाए। तो इसीलिए कानून मींस एक्ट एक पावर देता है उस कंसर्न मिनिस्ट्री को कि भाई ठीक है, आप इस लॉ की एग्जीक्यूशन के लिए रूल्स बना सकते हैं, बट विद इन द एक्ट, लॉ के बियॉन्ड, मींस एक्ट के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। आई होप मैंने क्लास में डिस्कस किया, तुमको समझाया भी बेटा। आओ देखते हैं आगे। और मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2010। अब याद हो गया कौन कौन से? कंपनीज एक्ट 2013, LLP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ऑलराइट, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना ताकि क्या हो सके, एंटी प्रैक्टिसेस ना हो सके। मतलब जो कि देखो कह रहे हैं टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स मतलब कंपटीशन पे उल्टा इंपैक्ट आएगा। चलो एक बात बताओ बेटा, कंपटीशन अच्छा होता है बुरा होता है? सोच के देखो। अगर देखो सोचो बेटा, ध्यान सुनो, आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, मार्केट में एक ही इंसान है जिसका प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो अपनी मर्जी से बेचेगा उसको और उसके मन चाहे प्राइस मांग सकता है। लेकिन अगर सोच के देखो, उसी की जगह 5 नए लोग और आ गए, अब वो 5 लोग आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे। जब ये आपस में कंपटीशन करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन इन कॉम्पिटिटर्स ने सोचा यार कि यार क्या किया जाए कि यार इन 3-4 लोगों को हटा दिया जाए मार्केट से, क्योंकि ये लोग कम हो जाएंगे तो कस्टमर हम पे डिपेंड हो जाएगा। इसके लिए वो एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बिलो द कॉस्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करना, या 2 कॉम्पिटिटर आपस में मिल गए तीसरे को एलिमिनेट करने के लिए कि भाई एक काम कर, तू और मैं शेकन कर लेते हैं, हम कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन बना देंगे मार्केट की ताकि वो सर्वाइव ना कर सके। सो सीसीआई जो बेटा, जो यहां पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, ये खास तौर से बात करता है कॉर्पोरेट बॉडीज के बारे में, ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है कॉर्पोरेट बॉडीज के ऊपर, ठीक है। ये कहना चाहता है कि जो भी एडवर्स प्रैक्टिसेस होंगी कंपटीशन पे उसको हम रोकेंगे, तो प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन द मार्केट। अब बेटा जब देखो सोचो, जब मैंने अभी बताया आपको अच्छा कंपटीशन होगा तो अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो सीसीआई क्या कहता है कि हाँ वो प्रमोट करता है कि ताकि सस्टेन मतलब बना रहना, कंपटीशन बना रहना चाहिए मार्केट में। खुद सोचना, अगर आप सोच के देखो, ऐसा हो जाए, सोचो ऐसा हो जाए कि वैक्सीन अप्लाई, देखो वैक्सीन का एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि आज के दौर में बहुत फेमस हो गया हाल फिलहाल। अगर एक ही कंपनी वैक्सीन बनाए और पूरे वर्ल्ड में एक ही बनाए और किसी के पास नहीं और ना बना सकता है कोई, तो मन चाहे पैसे मांगने की कोशिश करेगा वो। तो आज आप एक बात सोच के देखो, आप वेजिटेबल मार्केट एरिया में जाते हो,
और आपके घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक शॉपकीपर है जिसके पास में अनियन अवेलेबल है, आप मान लीजिए खाते नहीं हो लेकिन बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, अनियन उसी के पास अवेलेबल है और किसी के पास नहीं है और जबरदस्त डिमांड बढ़ी हुई है मार्केट में अनियन की, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, प्राइस उसके हाई कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला अब मन चाही मर्जी से बेचेगा। लेकिन अगर यहीं उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो आप जानते हैं ना मार्केट में, बेटा आप गए होंगे मार्केट में, जब 2-5 कॉम्पिटिटर होते हैं तो प्राइजेस में नेगोशिएशन होती है, तो कॉम्पिटिशन इज गुड फॉर एवरीवन। ऑलराइट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, आप देखो कॉम्पिटिशन को, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स आएंगे, सर्विसेज एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, प्राइजेस आपको नेगोशिएशन मिलेगा यहां पर, ठीक है, इवन चॉइसेस अवेलेबल होंगे आपके लिए, ये सब के सब कॉम्पिटिशन की वजह से ही पॉसिबल है। ऑलराइट, सो उसका पहला काम क्या था, टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट व्हाट, प्रमोट करना है किस चीज को बेटा, कंपटीशन, सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट। एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू द कमीशन सेटअप अंडर द एक्ट। अब सर अल्टीमेटली देखो तुम्हारा ही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, देखो बेटा किसके ऊपर एक्चुअल, किसके ऊपर इसका देखो, प्राइजेस ज्यादा होंगी किसको होंगी, आपको होंगी, बुरी क्वालिटी का गुड्स आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, तो क्या करेगा, इंटरेस्ट किसका, कंज्यूमर का, जो वो सर्विसेज या गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, जो सर्विसेज को अवेल कर रहा है, ये कंज्यूमर कौन है बेटा, जो कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूम या तो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, ये सर्विसेज को अवेल कर रहा है, अल्टीमेटली उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये क्या करेगा, उसको उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर एकदम, कोई डाउट बेटा, 3 चीजें याद हुई आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है बेटा, ना बिसाइड इट्स एक्सरसाइज द सुपरविजन, अभी बताए थे 3 बॉडी कौन कौन सी बेटा, आईसीआई, इनकी वर्किंग को आईसीएसआई एंड आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन प्रोफेशनल बॉडीज के वर्किंग को भी सुपरवाइज करता है, ठीक है ना। द मिनिस्ट्री ऑल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल government relating to administration of partnership act, companies donation to the national funds act 1951 sorry, and society registration act 1980। याद देखिएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रहा है, इस एक्चुअली कंप्लीटली उसके अंडर में नहीं आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में नहीं आते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट है या डोनेशन, कंपनी डोनेशन से रिलेटेड एक्ट्स हैं जो नेशनल फंड डोनेशन हैं, या फिर सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट है 1980, इसके कंट्रोल में आता है किसके, गवर्नमेंट के। क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मेनली जो कोर फंक्शंस हैं वो 3 एक्ट्स के अंदर से कवर होते हैं, कौन कौन से, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट। क्लियर यहां तक। अब बेटा मैंने आपको बताया था इसके 3 ऑफिसेस हैं, बताओ बेटा फटाफट से, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वापस बोलो बेटा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेकंड वन बेटा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड वन बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक बार वापस बोल लो, एग्जाम में पूछ सकता है, वापस बताओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और याद होना चाहिए, मतलब किसी स्टूडेंट से मिलो ना तो उसको बोलो यार मेरे को पता है, नॉलेज है, तो फील आना चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। नाउ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, फर्स्ट वन इज affiliated offices of Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office. The government in backdrop of major failure of NBFCs, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा, एंड phenomenon the vanishing companies, vanishing मतलब कंपनीज ऐसी हैं, लोग vanishing मतलब कंपनी जो कि पिछले कुछ सालों से जिनका डायरेक्टर का था पता नहीं, जिनके प्रमोटर का था पता नहीं, और कंपनी vanishing वैसे होता गायब, जनरल मीनिंग होता है गायब, तो गायब का मीनिंग यहाँ पे किस तरह से कह रहा हूं कि ना तो उसका डायरेक्टर का पता है कौन है इसका डायरेक्टर, ना उसके प्रमोटर का पता है, सब गायब है और कंपनी कोई वर्किंग नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में अभी भी है। तो वैनिशिंग कंपनीज, ऐसे बहुत सारे केसेस है। और ऐसा क्यों होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फेलियर का मतलब क्या है? फ्रॉड या फिनिशिंग कंपनी। ऐसी कंपनी बनाने का मकसद ही क्या होगा? जिसके डायरेक्टर का पता नहीं है, जिसके प्रमोटर का पता नहीं है, फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड। क्लियर? या प्लांटेशन कंपनीज। And to recent stock market scam had decided to set up a serious fraud investigation office. Serious fraud investigation office. किस लिए बेटा, किस लिए बनाए, क्यों क्यों बनाए? देखो यहां पे लिखा हुआ है, a multidisciplinary organization to investigate corporate frauds. अब आपको याद रखना है किस लिए बनाया बेटा, ये corporate frauds के लिए, corporate frauds। अभी मैंने आपको बताया क्या क्या रीजन आ सकते हैं। रीजन हो सकता है सर, पहला रीजन था बेटा क्या,
कि जो फेलियर है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जी हाँ बेटा फेलियर कब होता है समझना, फ्रॉड है, घपलाबाजी हो रही है, गबन हो रहा है, एम्बेजलमेंट है, फंड का मिसयूज हो रहा है, पता ही नहीं फंड कहां आया कहां चला गया, वेनिशिंग कंपनी बनाए, कुछ चोरी चकारी कर रहे हैं, कैसे टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या कंपनी बनाई लोगों से पैसा लिया अब पता नहीं कहां गायब है, कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक से उठाया पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ी है, कंपनी का अकाउंट्स का, कंपनी का ऑडिटर गड़बड़ कर रहा है, कंपनी का डायरेक्टर लोग गड़बड़ कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इस पे स्पेसिफिकली वर्क करेगा। क्लियर है? सीएस प्रोफेशनल में बेटा मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऊपर, पूरा कंप्लीट लेक्चर रेडी है, चैनल पे अवेलेबल है, अगर इंटरेस्ट हो, नॉलेज लेने का मन कर रहा हो ज्यादा, अवेलेबल है, जाइए आराम से पढ़िए उसको, एकदम क्लियरली समझाया हुआ है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, पढ़ेंगे तो याद रखिएगा आप ही का मजा, आप ही को मजा आने वाला है। ऑलराइट, याद रखिएगा बेटा, एक बात याद रखिएगा, आपकी नहीं आपके नॉलेज की इज्जत होगी। जब आपके पास नॉलेज होगा कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। ये बकवासबाजी से बचना, ये जो भी आजकल हो रही है, मैं सिंपल ही बात बोलता हूं आपको, आपके पास नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका रिस्पेक्ट फील्ड में जब भी मिलेगी जब आपके पास नॉलेज होगी। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप चाहें तो आप डिटेल देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखो बेटा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अपनी वर्किंग कब से स्टार्ट की थी? क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 अक्टूबर 2003, 1 अक्टूबर 2003 से सीएस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। क्लियर है? तो पहला हमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एफिलिएटेड ऑफिस याद हुआ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। दूसरा है बेटा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी याद करवाए थे आपको, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो सीसीआई जिसे बोलते हैं बेटा, जनरली शॉर्ट फॉर्म में सीसीआई, was established under the Competition Act 2002. All right, ये एक्ट याद हो गया था आपको, for the administration of implementation and enforcement of the act. Act कौन सा? Competition 2002 was duly considered in March 2009. The functioning and objective of the, किस लिए बेटा, किस लिए बनाया था? सुनो, सीसीआई को बताया था अभी, उसके 3 खास काम है। प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ऐसे चीजों को रोकना जिससे क्या हो रहा है, मार्केट पे कंपटीशन इफेक्ट पड़ रहा है, कंपटीशन खत्म होता जा रहा है, कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा होगा जी? कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या करता है सीसीआई? ये प्रिवेंट करता है, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकता है जिसका इंपैक्ट कैसा होगा? एडवर्स होगा कंपटीशन पे। एंड क्या करेगा बेटा? प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट, promote and sustain the competition in the market. बोलो, promote and sustain competition in the market, protect the interests of consumer and ensure the freedom of trade. जी हाँ, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब होना चाहिए एक बंदे को बिजनेस करने की आजादी होनी चाहिए, व्यापार करने की आजादी होनी चाहिए। सोच के देखो यार, आप ये सोच के देखो, आप मान लीजिएगा एक लोकल एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहां के कुछ दुकानदारों ने आपस में क्या कर रखा है? कॉम्बिनेशन कर रखी है, आपस में एक कोलैबोरेशन कर रखा है, सीक्रेट कोलैबोरेशन, कि सुनो किसी भी नए को टिकने नहीं देंगे हम, कोई भी नया आएगा हम उस पर नई नई कंडीशन लगा देंगे कि बेटा मार्केट में काम कर रहा है, इतनी प्राइस रखनी पड़ेगी, ये गुड्स इतने का बिकेगा, किसी और गुड्स नहीं बेच सकते हो, गुड्स यहीं बिकेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे उसकी क्या इंपैक्ट होगा बेटा? उससे उसका बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो ऐसे क्या बिजनेस हो सकता है? नहीं। सो सीसीआई का काम क्या है? खास 4 काम है। प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, बोलो, prevent the practices having adverse effect on competition. दूसरा, promote and sustain the competition in the market. Third, protect the interests of consumer. And the fourth one is ensure the freedom of trade. याद हुआ? यस सर। अच्छा बेटा, पहले ना सीसीआई के, जी हाँ, कॉम्पिटिशन एक्ट से पहले था एक एक्ट था जिसे बोलते थे बेटा मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बेटा ये जो था ना, बड़ा खतरनाक एक्ट था। हाँ, मतलब ये खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलीज आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 12th में, मोनोपोलीज एक ही बंदा जो बिजनेस करेगा। ये मोनोपोलीज ऐसी प्रैक्टिसेस जो मोनोपोलीज क्रिएट करती थी उनको रोकने का काम करता था, लेकिन ये एक्ट बहुत इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, बाय द टाइम जैसे सोसाइटी में चेंज होते हैं, चीजें बदली, ठीक है, तो मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिप्लेस कर दिया गया बाय सीसीआई एक्ट। जी हाँ, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 उसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर इसमें लेटर ऑन अमेंडमेंट आए 2007 के, ठीक है। ऑलराइट, देख लीजिएगा, consequent upon a challenge to certain provision of the act, the observation of the Honorable Supreme Court Act was amended by the Competition Amendment Act 2007 and the Monopolies and Restricted Trade Practices, ये क्या हो गया? ये चला गया। ऐसे क्या है बेटा? Replaces
किसके साथ हो गया? कंपटीशन एक्ट 2002 एंड इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2009। डेट याद कर लीजिएगा। ऑलराइट, 1 सितंबर 2019 से हमने वर्किंग स्टार्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक? अब देखो बेटा आगे देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सबसे पहले पहला वाला ऑफिस बताओ। सीएस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, सीएस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीएस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेकंड क्या था? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर इसको एस्टैब्लिश किसने किया बेटा? एस्टैब्लिश किया इसको एमसीए ने बेटा। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एस्टैब्लिश किया। देखो एस्टैब्लिश बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी कभी याद करना है। जी हाँ सर, किस लिए? अभी बताए थे, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस किस सेक्टर्स में देगा बेटा? सब्जेक्ट्स एंड मैटर्स। कौन कौन से जो कि रिलेवेंट हो? कॉर्पोरेट रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस। देखो याद करते हैं बेटा कौन कौन से सेक्टर्स किसके लिए। जैसे कॉर्पोरेट इज कंपटीशन लॉ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इश्यूज, कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट समझते हैं बेटा? कंप्लायंस मैनेजमेंट होता है कोई भी पर्टिकुलर लॉ जिसके अंदर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, उसके अंदर जो लॉज प्रोवाइड किए हुए हैं, रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो जिन जिन कंपनीज पे जिस तरह से अकॉर्डिंग टू कंपनी नेचर जिन जिन पे वो अप्लाई होते हैं, ऑलराइट, जैसे जो भी टाइप ऑफ कंपनी होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग उन लॉज को फॉलो करना होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं कंप्लायंस विद द लॉ। कंप्लायंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किस तरीके से कॉर्पोरेट एंटिटी वर्क करेगी, गवर्न मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज के साथ में। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी थ्रू एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई गवर्नेंस एंड एनफोर्समेंट। अब बेटा ये जो है ना, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर एमसीए का जो ऑफिस है, जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सर क्या क्या हो सकता है? 2-5 याद कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या? ई गवर्नेंस से रिलेटेड, सर कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट से रिलेटेड, सर अकाउंटिंग इश्यूज से रिलेटेड। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है? या कॉर्पोरेट इश्यूज से, कॉम्पिटिशन लॉ से रिलेटेड। क्लियर एकदम? अब बेटा ये देखो इंटरेस्टिंग चीज आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर दूं। आईआईए का बेटा एक है ना विंग है जिसको बोलते हैं यहां पर बेटा स्पेशल विंग है। ये बहुत बढ़िया विंग है। क्या सर ये विंग किस चीज के लिए है बेटा? ये इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करता है बेटा। हाँ, इंडियन सिविल सर्विसेज की। कहां पर सिविल सर्विसेज? कॉर्पोरेट लॉस के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर इंडियन सिविल, जो कि बेसिकली बता दूं मैं आपको, भी कभी क्लियर करता हूं, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, मैं इसका एग्जांपल भी देकर समझाऊंगा आपको। देखिए यूपीएससी एग्जाम पास किया, प्रोबेशनरी एग्जाम पास किया, ठीक है। अब अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स के अंदर उनकी सिलेक्शन की जाएगी। जो यूपीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उन एग्जाम्स के अंदर तो उन्होंने एक देखिए एंट्रेंस एग्जाम पास किया, इंटरव्यू पास किया, बट जब कॉर्पोरेट में आके जॉब करने का मौका मिलता है, जी हाँ, याद देखिए कॉर्पोरेट में, और ये भी कब? जब कोई पब्लिक सेक्टर के अंदर, मतलब किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर जॉब करना होता है, और किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर के थ्रू जब सिलेक्शन होती है, तो उन्हें उस पर्टिकुलर सेक्टर की ट्रेनिंग देनी होती है कि वो किस सेक्टर में है। जैसे कि उसे अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, और उनको कॉर्पोरेट लॉस के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्लायंस मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कॉम्पिटिशन लॉ के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, कॉर्पोरेट इश्यूज क्या हो सकता है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, ई गवर्नेंस के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो ट्रेनिंग एक्चुअली ये इसका जो विंग है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, वो प्रोवाइड करता है। आओ, ये एकेडमी है बेटा, क्या कहता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द इंडक्शन एंड एडवांस ट्रेनिंग फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स belonging to an Indian corporate law services recruited through the common exam of civil services examination conducted by UPSC। बेटा छोटा मोटा काम नहीं है, बट अच्छा और ऑफिसर ग्रेड के लोगों को ट्रेनिंग मिलती है यहां से। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? कौन है बेटा? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। ऑलराइट, now institute has been designed with an eye on the future to provide a platform for dialogue, interaction and a partnership between the governments, corporate, investors, civil society, professionals, academics and other stakeholders in emerging 21st century। जी हाँ, मीन्स मिनिस्ट्री का फोकस ही क्या है? ताकि डेवलपमेंट हो सके, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो सके। और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कब पॉसिबल होगा? जब सबको साथ लेके काम हो सकेगा, गवर्नमेंट को साथ लेके काम हो सकेगा, प्रोफेशनल्स को साथ लेके काम हो सकेगा, एकेडमिक्स मतलब आप लोगों के सिलेबस में उन चीजों को लेके साथ काम हो सके, आप लोगों को अवेयरनेस हो, आपको लॉज की जानकारी हो। तो मिनिस्ट्री क्या है? कंटिन्यू फोकस कर रहा है इस एस्पेक्ट्स पे। आई एम सॉरी, अभी तबीयत पूरा ठीक नहीं हुआ है, पर मैं अच्छा हूं। सो
आई होप यहां तक आपको सेशन समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर टाइम, कोई भी डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली आंसर करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हर एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा बेटा। आपको जहां भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे को आप बताएं, मैं डेफिनेटली मैं आपको आपका आंसर करूंगा। मैं फिर बोल दूं, मेरा पर्पस एनआरके 9 का पर्पस, जी हां एआरके का पर्पस यही है, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। टाइम पास नहीं करवाना है, आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी में सिखाना है, बेस्ट क्वालिटी में बेस्ट प्रोफेशनल बनाना है। दैट्स माय ड्रीम, दैट्स द ड्रीम ऑफ आवर एनआरके 9। सो डियर ऑल, एंजॉय कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।